बात उन दिनों की है जब मेरे बीटेक के फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान होने वाला था और मैं इसी की तैयारी में मसरूफ था। अपनी सुविधा और आज़ादी के लिए हॉस्टल में रहने के बजाय मैंने शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने का फैसला किया था। शहर में अकेला रहना बोरिंग हो सकता है, यही सोचकर मैंने अपने साथी रंजीत को अपना रूममेट बना लिया था। फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान सिर पर था, इसलिए मैं इसी में बिजी रहता था, पर रंजीत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पिछले हफ्ते अपने घर से आया था और अब उसे फिर वहां जाने की धुन सवार हो गई थी। जब रंजीत अपने घर जाने के लिए निकल गया तो मैं भी अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि रंजीत लौटकर मुझसे बोला, भाई यह बता कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। रंजीत और मदद, मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था, पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है, जरूरतमंद की मदद करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे घर जाने का क्या हुआ? यार बात यह है कि मैं घर जाने के लिए टिकट खरीद कर जब प्लेटफार्म पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही थी। मुझसे रहा न गया और पूछ बैठा, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे जहानाबाद जाना है, इस समय वहां जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है, अगली गाड़ी के लिए मुझे कल सुबह तक यहाँ इंतजार करना होगा। मैंने पूछा, तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? रंजीत ने उस औरत की बात को और आगे बढ़ाया। वह बोली थी, रात के 8 बज चुके हैं, मैं जानती हूँ कि 9 बजे के बाद यह स्टेशन सुनसान हो जाता है, मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, कोई अनहोनी न हो जाए यही सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। मैं इस स्टेशन पर रात कैसे गुजारूंगी? मुझे उस समय पता नहीं क्यों उस अनजान औरत को कमरे पर लाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मन की बात उसे बता दी। मकान मालकिन पूछेगी तो बता देंगे कि रामध्यान की भाभी है, यहाँ डॉक्टर के पास आई है। वैसे भी हम लोगों के गांव से अक्सर कोई न कोई मिलने तो आता ही रहता है। रंजीत ने एक उपाय सुझाया, आपको बताते चलें कि जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसकी दूसरी मंजिल पर रामध्यान भी किराए पर रह रहा था। वह वैसे तो हमारे ही कॉलेज का एक शरीफ छात्र था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए न केवल हमारी बातें मानता था बल्कि हमें इज्जत भी देता था। ठीक है, अब अगर तुम उस औरत की मदद करना ही चाहते हो तो मुझे क्या दिक्कत है? रामध्यान को सारी बातें समझा दो। रंजीत तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ रामध्यान के पास गया और उसे सारी बातें बता दी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उस औरत के रात भर रहने के लिए वह अपना कमरा देने को भी तैयार था। वह उसी समय अपनी कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे में रहने चला आया। अब तुम जाओ रंजीत, उसे ले आओ, और हाँ, उसे यह भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को रामध्यान की भाभी बताए। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझे पढ़ने दो यार, इम्तिहान सिर पर हैं, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं बहाना करते हुए बोला। अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है? तुम्हारा अगर नहीं जाने का मन है तो साफ साफ कहो, वैसे भी एक दिन में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी? एक दिन किसी की मदद के लिए तो कुर्बान किया ही जा सकता है। रंजीत किसी तरह मुझे ले ही जाना चाहता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, आज की शाम किसी की मदद के नाम, मैं मजबूर होकर बोला। थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। रंजीत आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वह मुझे स्टेशन के सबसे आखिरी प्लेटफार्म के एक छोर पर ले गया, जहां वह औरत अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। वह हमें देखकर मुस्कुराने लगी। न जाने क्यों उसका इस तरह मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि न जाने कैसी औरत है, पर उस समय मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। स्टेशन से बाहर आकर मैंने 2 रिक्शे वाले बुलाए। मुझे टोकते हुए वह औरत बोली, 2 रिक्शों की क्या जरूरत है, एक ही में एडजस्ट कर चलेंगे, बेकार में ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। पर हम एक ही रिक्शे में कैसे चलेंगे? मैंने सवाल किया। वह बोली, देखिए ऐसे चलेंगे,
कहकर वह रिक्शे की सीट पर ठीक बीच में बैठ गई और दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा लिया। आप दोनों मेरे दोनों ओर बैठ जाइए, वह हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। मुझे इस तरह बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस दौर में पैसों की बड़ी किल्लत थी। अगर उस समय इस तरह से कुछ पैसे बच रहे थे तो क्या बुरा था। आखिरकार हम दोनों गोद में बिठा लिया। आप दोनों मेरे दोनों ओर बैठ जाइए, वह हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। मुझे इस तरह बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस दौर में पैसों की बड़ी किल्लत थी। अगर उस समय इस तरह से कुछ पैसे बच रहे थे तो क्या बुरा था। आखिरकार हम दोनों कुछ पैसे बच रहे थे तो क्या बुरा था। आखिरकार हम दोनों कुछ पैसे बच रहे थे तो क्या बुरा था। आखिरकार हम दोनों उसके दोनों ओर बैठ गए। हमारे बैठते ही अपने एक एक बच्चे को उसने हम दोनों को थमा दिया। मैं अब भीतर ही भीतर कुढ़ने लगा था। हमारी अजीब हालत थी। हम उसकी मदद कर रहे थे या वह हमसे जबरदस्ती मदद ले रही थी। रिक्शे की रफ्तार तेज होती जा रही थी और मेरे सोचने की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, यह भूलकर मैं अपनी सोच में ही डूबने लगा था। न जाने क्यों मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कमरे पर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। रंजीत ने उसे सारी बात समझाकर रामध्यान के कमरे में ठहरा दिया। मैंने रंजीत से कहा, भाई जब यह हमारे यहाँ आ गई है तो इसके खाने पीने का इंतजाम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। जाओ होटल से कुछ ले आओ। रंजीत खुशी खुशी होटल की ओर चल पड़ा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि रंजीत को आज क्या हो गया है, पर मैं चुप था। वह जितनी तेजी से गया था उतनी ही तेजी से और बहुत जल्दी खाने पीने का सामान लेकर लौटा था। जाओ उसे खाना दे आओ, हम दोनों रामध्यान के साथ यहीं खा लेंगे, मैंने रंजीत से कहा। रंजीत खाना देने ऊपर के कमरे गया और तकरीबन आधा घंटे बाद लौटा। मुझे भूख लगी थी, लेकिन मैं उसका इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि उसके आने के बाद साथ बैठकर खाएंगे। मैंने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? भाई उसके कहने पर मैंने भी उसी के साथ खाना खा लिया। रंजीत धीरे से बोला, कोई बात नहीं, आओ रामध्यान हम दोनों खाना खा लें। हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे और यह तुम्हारी भाभी के साथ खाना खाया, मैंने मजाक करते हुए कहा। रामध्यान को भी हंसी आ गई। वह हंसते हुए खाने की थाली सजाने लगा। रात को खाना खाने के बाद अक्सर हम लोग बाहर टहलने के लिए निकला करते थे, इसलिए खाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और रंजीत को भी तैयार होने के लिए कहा। आज मेरा जाने का मन नहीं है। रंजीत टालमटोल करने लगा। आखिरकार मैं और रामध्यान टहलने के लिए निकले। तकरीबन आधा घंटे के बाद लौटे। वापस आने पर देखा कि हमारे कमरे पर ताला लगा हुआ था। रामध्यान ने हंसते हुए कहा, भैया हो सकता है रंजीत भैया भाभी के पास गए हों। हो सकता है, जाकर देख, मैंने रामध्यान से कहा। थोड़ी देर बाद रामध्यान और रंजीत हंसते मुस्कुराते सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। भाभी जी तो बहुत मजा किया है भाई, सच में मजा आ गया। उतरते ही रंजीत ने कहा, अब हंसना छोड़ो और जल्दी कमरा खोलो। वे दोनों हंस रहे थे, पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने चुपचाप कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले और बेड पर सोने चला गया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे लेटे मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। देर रात को रंजीत और रामध्यान की बातों से मेरी नींद टूटी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वे दोनों अभी अभी कहीं से लौटे हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और अभी तक सोए क्यों नहीं? कहीं नहीं, बस अभी सोने ही वाले हैं, दोनों ने एक सुर में कहा। थोड़ी देर बाद रंजीत ने मुझे जगाते हुए कहा, भाई तुम्हें एक बात कहनी है। इतनी रात को? बोलो, क्या बात कहनी है? मैंने पूछा। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उसने पूछा। अगर बुरा मानने वाली बात नहीं होगी तो बुरा क्यों मानूंगा? मैंने कहा। तुम चाहो तो भाभी जी के मजे ले सकते हो। रंजीत थोड़ा संकोच करते हुए बोला, क्या बक रहे हो रंजीत, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने हैरानी और गुस्से में उससे पूछा। भाई अच्छा मौका है, चाहो तो हाथ साफ कर लो। रंजीत के चेहरे पर इस समय एक कुटिल मुस्कान थी।
वह अपनी इसी मुस्कान से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे सहारा दिया है, वह हमारी मेहमान है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैंने उसे समझाते हुए कहा। इस तरह भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने उससे बात कर ली है, एक बार के लिए 200 रुपए में सौदा पक्का हुआ है। वह मुझे ऐसे बता रहा था जैसे कोई बड़ा उपहार भेंट करने जा रहे हो। मुझे तुम्हारी सोच से घिन आती है रंजीत, आखिर तुम अपने असली रूप में आ ही गए। मुझे हैरत हो रही थी कि तुम भला किसी की मदद कैसे कर सकते हो। अब तुम्हारी असलियत सामने आई। मुझे पहले से ही शक हो रहा था, पर मैं यह सोचकर चुप था कि चलो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा क्या खाक कर रहे हैं। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, पर इस समय उसे समझाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रंजीत कुछ नहीं बोला, वह सिर झुकाए बैठा था। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। रामध्यान अब तक सो चुका था। थोड़ी देर बाद रंजीत बोला, ठीक है भाई, सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। सुबह जब मैं उठा तब तक 7 बज चुके थे। रामध्यान की तथाकथित भाभी इस समय हमारे कमरे में बैठी थी। रामध्यान और रंजीत भी उसके पास ही बैठे थे। मैं आपके ही उठने का इंतजार कर रही थी। मुझे देखते हुए वह बोली, क्या हुआ, मैंने पूछा। हुआ कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, कुछ बख्शीश तो दे दीजिए, उसने हंसते हुए कहा। बख्शीश किस बात की, मुझे हैरानी हुई। देखो मिस्टर, आपके इस दोस्त ने 200 रुपए में एक बार की बात कर मेरी इज्जत का सौदा किया था। इन दोनों ने 2-2 बार मेरी इज्जत को तार तार किया। इस तरह पूरे 800 रुपए बनते हैं, और ये हैं कि मुझे केवल 400 रुपए देकर टरकाना चाहते हैं। मैं भी अड़ चुकी हूँ। बंद कमरे में मेरी इज्जत जाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब अगर मैं यहाँ चिल्लाकर बताने लगी कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए थे, तो तुम लोगों की इज्जत गई समझो। वह बड़े ही तीखे अंदाज में बोले जा रही थी। मैंने रंजीत और रामध्यान की ओर देखा। वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। मुझसे कोई भी नजरें नहीं मिला रहा था। मैं सारी बात समझ चुका था। यह भी जानता था कि रंजीत और रामध्यान के पास और पैसे नहीं होंगे। ऐसे में मुझे ही अपनी जेब ढीली करनी होगी। मैंने अपना पर्स निकाला और उसे 400 रुपए देते हुए बोला, लीजिए अपने पैसे। पैसे मिलते ही वह खुश हो गई और अपने रास्ते चल पड़ी। मैं सोच रहा था कि इज्जत आखिर है क्या। कल उसकी इज्जत बचाने के लिए हमने उसे सहारा दिया था, और आज अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें उसे पैसे देने पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।